नमस्कार, मिशन 2019 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकित सुमन। मिशन 2019 में लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो, राजनीतिक गतिविधि किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कैसे प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, कैसे केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कहां कहां का दौरा कर रहे हो, किस तरीके से लोगों से वोट की अपील की जा रही है। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है तो हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और पिछले 36-37 दिनों में चौथी कैबिनेट की यह बैठक हुई है। इस चौथी बैठक में 16 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 9 मुद्दों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए जरा। मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई है। इस बैठक से पहले कई तरीके की चर्चाएं थी सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जिस तरीके से चर्चा थी कि आज की कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम है, लेकिन जो चर्चा थी उसके मुताबिक जो चर्चा थी वो गलत निकली है। और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ हैं। बेदी साहब, सोशल मीडिया पर जो है वो इस कैबिनेट की बैठक से पहले एक जो है वो बहस छिड़ी कि विधानसभा जो है वो भंग करने की आप तैयारी में हैं और आप लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव जो है वो करवाने वाले हैं। आज की कैबिनेट की बैठक में जब आप बैठे तो इसके ऊपर कोई बातचीत हुई क्या सर? देखिए, मैं 5 तारीख को कैबिनेट मीटिंग के बाद मैंने आप लोगों से बातचीत की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी संदेश था आप लोगों तक पहुंचा दिया था। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के आखिरी दिन विधानसभा के पटल पर यह बात कही थी कि दोनों चुनाव अलग अलग समय पर होंगे और वो ठीक समय पर होंगे। तो उसमें अटकलों की कोई जरूरत थी नहीं, परंतु अटकलें कहाँ से चली कहाँ से नहीं, परंतु मैं आपके माध्यम से दोबारा फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव अपने समय पर अक्टूबर में होगा और लोकसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। तो अब इसमें अटकलों की जरूरत रही नहीं है। यानी आज की कैबिनेट की बैठक में आपने बताया कि 16 एजेंडे आपके पास थे, उसके बाद 4 टेबल एजेंडा थे। इन 20 एजेंडों पे चर्चा के अलावा कोई चर्चा ही आज इस मुद्दे पर नहीं होनी थी? नहीं, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर बिल्कुल क्लियर कट कह दिया था कि विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा और लोकसभा का चुनाव। और अभी हम 10 की 10 लोकसभा जीतने की योजना के साथ चल रहे हैं और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा कैबिनेट की आज की बैठक में आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं सर। कौन कौन से बड़े फैसले आप मानते हैं? कुछ तो DNT बोर्ड की हमारी एक सिफारिश आई थी, इसमें हमारी कुछ ऐसी घुमंतु जातियां हैं जो अपने आप को DNT में शामिल करने के लिए उन्होंने निवेदन किया था, परंतु उनका जिस प्रकार का प्रोफेशन है, जिस प्रकार का उनका जीवन का स्तर है, वो अवश्य ही उनको लाभ मिलना चाहिए था। और आज मनियार, इसी प्रकार से हमारे रैबरी और भाट और पांच जातियां जो थी उनको आज हमने DNT में शामिल किया है और DNT का जो भी लाभ होगा उन जातियों को मिले, ऐसी हमारी सोच थी। इसके साथ साथ थेड का एक बहुत बड़ा सरसा का मामला था। पुरातत्व विभाग ने कुछ परिवारों को वहां से शिफ्ट किया था, कोई माननीय हाई कोर्ट का कोई निर्देश के अनुसार, तो उनको मकान तो हाउसिंग बोर्ड के हमने लॉट कर दिए थे, परंतु अभी तक उनको ओनरशिप नहीं मिली। ओनरशिप ना मिलने के कारण उनको पीने के पानी की, बिजली की और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कोई अमाउंट पुरातत्व विभाग ने हरियाणा सरकार को हाउसिंग बोर्ड को देना था, उसमें आज एक प्रिंसिपल मंजूरी हमारी सरकार ने देने का काम किया और उन लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिले उसकी एक योजना बनाई गई है। इसी प्रकार से डेयरी प्लाजा, एक हिसार के अंदर एक पहले से एक योजना थी कि अर्बन एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कुछ डेयरियां चल रही हैं, उसके कारण सीवरेज चौक की या अन्य प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो हमने इच्छा जाहिर की थी लोगों ने कि हमें अलग से डेयरी के लिए प्लॉट किए जाएं। आज 50 एकड़ जमीन बीड़ की, जो हिसार का बीड़ है, उसको आज हमने नगर निगम हिसार को शिफ्ट किया, हस्तांतरण किया है। उसके बाद उसके ऊपर वो डेयरियों का एक प्लॉट के सिस्टम से काट के उन लोगों को बाहर रिहेबिलिटेट करने की योजना है। इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण आज कैबिनेट के मुद्दे थे जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमने पास करने का काम किया। तो ये राज्य मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ थे, जिन्होंने ये कहा है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें कोई भी किसी भी तरीके की चर्चा जो है वो विधानसभा को भंग करने की नहीं थी, चूंकि ये मुद्दा भी नहीं था। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर ये जरूर चर्चाएं थी और साथ ही बेदी ने आज की जो कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए हैं उनकी जानकारी भी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़। जी, तो जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों को इस कैबिनेट की बैठक में सिरे से खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आइए मिलवाते हैं आपको अपने पैनलिस्ट से, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बालमुकुंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है बालमुकुंद जी आपका। और हमारे साथ इस वक्त जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिलबाग नैन साहब जुड़े हुए हैं। दिलबाग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ फोन लाइन पर भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारत भूषण जी स्वागत है आपका। और अर्जुन सुनियाल साहब इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बालमुकुंद शर्मा साहब जी जी निवेदन कर रहा था, मैं ऑनलाइन हूँ, जरा मेरे को अपना कनेक्ट कर लीजिए स्काइप पे। जी हम स्काइप से आपको कनेक्ट कर रहे हैं सर, इसलिए पहला सवाल आपसे नहीं लिया मैंने। बालमुकुंद शर्मा जी से पहला सवाल मेरा। बालमुकुंद जी, आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अपने तय वक्त पर होंगे। कांग्रेस के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या फिर आप इसको समझते हैं कि ये अच्छा हुआ आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की तैयारियों के मद्देनजर, या आपको लगता है कि साथ में हो जाता तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता है? देखिए, प्रजातंत्र में फायदे और नुकसान की चीजों का तोलना तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र, छोड़े ना प्रजातंत्र सर, राजनीति में फायदा और नुकसान ही देखा जाता है। सेवा भाव का विषय है। राजनीति में तो सर फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता है ना, किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं, कहां फायदा होगा कहां नहीं फायदा होगा। ये तो सर प्रजातंत्र के बारे में सोचता कौन है साहब? प्रजातंत्र के बारे में आप सोच रहे होते तो आप सबूत थोड़ी मांगते। नहीं, देखिए नहीं सबूत, देखिए मेरी बात सुनिए, चलो आप उस पर भी आएंगे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति 100% सेवा भाव का विषय है। नहीं, मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन, मेरा एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है इस पे बालमुकुंद शर्मा साहब। राजनीति 100% क्या 1% भी सेवा भाव का काम नहीं है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने और नफा और नुकसान का खेल है, सिर्फ और सिर्फ। ये जो सेवा भाव का जो एक चोला ओढ़ने की कोशिश राजनेता करते हैं वो मत कीजिए। देखिए बालमुकुंद शर्मा ना कभी विधायक रहा, ना कभी आज तक कोई लाभ के पद पे रहा। मैं नहीं, इच्छा तो होगी ना आपकी, तो इच्छा क्या, हर किसी की इच्छा रहती है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए प्रदेश का। वीरेंद्र सिंह तो 40 साल से इस इच्छा को लिए हुए, राव इंद्रजीत 20 साल से इस इच्छा को लिए हुए कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। बालमुकुंद शर्मा साहब, आपकी भी तो इच्छा होगी कि आप भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। आज आप विधायक नहीं है, आज आप सांसद नहीं है, क्या आप नहीं चाहते कि आप विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाए? आप मेरी साकेत सुमन जी मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात रख सकूं। 2 मिनट में पूरा स्पष्ट करूंगा राजनीति विषय को जी। जंगे आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने उनके नेतृत्व में लड़ी, तो उस समय इस तरीके की बातें नहीं थी। आप ये मान के चलिए, और आज ये माननीय मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उन्होंने तो अपने डिक्लेरेशन में दिया कि उनके पास जब वो मुख्यमंत्री ना कोई बैंक अकाउंट था, ना कोई उनके पास गाड़ी थी। क्या ये राजनीति नहीं है? आप समझ के चलिए, जो लोग राजनीति व्यापारीकरण करते हैं वो लोग कहीं के नहीं होते। राजनीति सेवा भाव का विषय है। मेरे बारे में आपने पूछा, मैं पिछले 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन मेरा यही है, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा हम जनता की सेवा करेंगे। मुद्दे पर आते हैं। हर राजनीतिक चुनाव इस वक्त एक साथ होता तो कांग्रेस के लिए अच्छा होता, या अलग अलग होंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा है? मैं ये कहता हूं, इस सरकार को 5 साल का समय मिला हुआ है और उसमें अभी 6 महीने बाकी हैं, तो सरकार को 6 महीने और काम कर ले देना चाहिए, ताकि वो 5 साल के समय के बाद जनता के बीच में जाएं और अपनी उपलब्धि गिनाएं। उसके आधार पर जनता फैसला करेगी। तो वो 5 साल के लिए चुनी सरकार, उसको मौका दिया जा सकता है। सर मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू, कांग्रेस क्या सोच रही है? एक साथ होता तो अच्छा होता, अलग अलग हो रहे हैं तो अच्छा है? कांग्रेस सबसे बड़ा हिंदुस्तान में राजनीतिक दल है, जिसने लंबे समय तक शासन किया है। हम 24 घंटे के नोटिस पे चुनाव के लिए तैयार हैं। हम इस तरीके का अवलोकन नहीं करते। 6 महीने पहले होंगे, 6 महीने चलिए दिलबाग नैन साहब के पास चलते हैं। दिलबाग नैन साहब, अब जेजेपी की तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्योंकि ठीक है आपने जींद के चुनाव में दूसरा स्थान हासिल कर लिया, वो आप लोगों के लिए एक सुकून देने वाली बात है। खुशी नहीं, सुकून जरूर मिला होगा कि हाँ आप दूसरे नंबर पर रहे। तैयारी कैसे करेंगे? कहां से कैंडिडेट कैसे लाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी? साकेत जी, सबसे पहले तो जो आज का हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, मैं उसके दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी माँ बहन भाभी बनकर घर घर की शान है औरत, ना समझो इसको तुम कमजोर कभी, ये रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत। महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले तो जी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जननायक जनता पार्टी जो है
कल भी आपने ये सवाल किया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि जननायक जनता पार्टी की तैयारियां जींद इलेक्शन से शुरू हैं। जब जींद इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम से हम तैयार हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन होना हो या लोकसभा का इलेक्शन होना हो जी। लेकिन बार बार हम एक बात करते आए हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है खट्टर सरकार, ये अभी विधानसभा का चुनाव नहीं करवाएगी, क्योंकि इनको मालूम है कि भी 6 महीने बचे हैं। 6 महीने कोई भी विधायक, इनका कोई भी मंत्री 6 महीने अपने छोड़ना नहीं चाहता। आगे कोई इनको मौका जनता देगी नहीं, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लेना था जो डिसीजन हम पहले कहते आए हैं। दिलबाग नैन साहब, लोकसभा चुनाव में इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। विधानसभा के लोकसभा चुनाव की बात करता हूं, लोकसभा के साथ इलेक्शन नहीं होएगा, ये हम पहले कहते हैं, हमारे नेताजी ये बात कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को लोग क्यों पसंद करे, क्यों चुनेगी? क्योंकि आप कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, आपको अगर सीटें मिल भी जाएं तो आप किसी के समर्थन में चले जाएंगे, आप ना तो किंग होंगे ना किंग मेकर होंगे। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूं हमारी पार्टी को क्यों पसंद करें, क्योंकि जो हमारे युवा नेता हैं दुष्यंत जी, अभी आप देख लीजिए, आप लोकसभा का उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, लोकसभा के अंदर जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, लोकसभा के अंदर जितने उन्होंने अपने हलके में काम करवाए, हरियाणा की जनता भी ये चाहेगी कि भी लोकसभा में भी ज्यादा से ज्यादा इनकी सीटें आए। किरण चौधरी भी इस बात का जिक्र कर चुकी हमारे है कि एक प्रदेश की नेता जनता राष्ट्रीय पार्टी को ही चुनेगी। दुष्यंत जी ने तो राष्ट्रीय पार्टी या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस में इतने काम करवाए, प्रदेश अगर हमारी में 10 राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ही जाएगी लोकसभा चुनाव में, ये जनता चाहेगी। किरण चौधरी भी कह चुकी हैं नैन साहब कि प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाएगी। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ कैसे? जनता तो अच्छा नेता की तरफ जाएगी। अच्छा नेता जो होगा, जो काम करवाने वाला नेता होगा, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन है चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन है, अच्छे नेता की तरफ जाएगी। बालमुकुंद शर्मा साहब, आपको लगता है कि जेजेपी का कुछ इनकी दाल गलने वाली है? नहीं, साकेत सुमन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपको ध्यान भी होगा, एक बार इनके बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल.के. अडवाणी ने भी कहा था कि वोट या तो हमें दीजिए या फिर कांग्रेस को दीजिए। और ये एक लोकतंत्र के लिए है भी कि राष्ट्रीय पार्टियों को महत्व दिया जाए। राष्ट्रीय पार्टियां ही राष्ट्र निर्माण में हम योगदान देती हैं, और एक आपस में जो है तालमेल होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो ही आज राष्ट्रीय दल हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान में आपस में मुकाबला है। हाँ, क्षेत्रीय दल है, ये राज्य स्तर पर काम करते हैं, वहाँ इनका महत्व थोड़ा बहुत बना रहता है। बाकी तो देश हित में यही होगा कि राष्ट्रीय पार्टियों को महत्व दिया जाए और उन्हीं में से निर्णय हो जाए, ताकि एक अच्छी जो सरकार बने वो पूर्ण बहुमत की सरकार बने, अपने फैसले ले और फैसलों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से करे, तो ये देश हित में भी रहेगा। और अब जो समय है, मुझे लगता है जो पूरा हमारा राष्ट्र है वो द्विदलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत है। देखिए बालमुकुंद शर्मा साहब, अगर कांग्रेस की तैयारियों की हम बात करें, लोकसभा चुनाव खास तौर पर, क्योंकि अक्टूबर में तो अब विधानसभा होंगे तो उसकी बात अभी नहीं कर रहा, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, आपको लगता है कि आप कांग्रेस में जो तमाम धड़े थे, जो जिन चुनाव में खत्म नजर आ रहे थे, सारे लोग इकट्ठे होकर के कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद आप अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, तो कैसे, मतलब लोगों का तो यकीन ही उठ गया आप लोगों से? नहीं, ऐसा नहीं है साकेत जी, मैं आपको एक चीज की प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं खुद भी उन शब्दों को पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार क्या है कि सच्चाई जो है ना वो कड़वी भी होती है और स्वीकार भी करनी पड़ती है। जींद का जो चुनाव था उसको जातिगत रंग दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जातिगत रंग में एक तरह से जो मतलब बहुत विडंबना है, मैं भी अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो सत्यता है वो सत्य के लिए मैं इस बात को रख रहा हूं कि वहां ना चुनाव जाट और गैर जाट में चला गया, तो गैर जाट वोटर है वो ये दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ चले गए, और सॉरी जाट वोट दिग्विजय सिंह को चले गए, और गैर जाट वोट जो है भारतीय जनता पार्टी चले गए। और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3.5-4 साल से यही मंशा थी, और उस इसी मंशा को लेकर के इन्होंने ये प्रदेश में दंगे करवाए थे, और इस तरह का माहौल बना था, राजकुमार सैनी को प्रोत्साहन दिया था, राजकुमार सैनी की भाषा के अनुरूप चलते चलते ये हमारा प्रदेश इस तरह बंटवारे में बैठ गया। अदरवाइज कांग्रेस जो है ना एक इतने मजबूत स्तंभ है कांग्रेस का, और आपने मुझे आज समय दिया क्योंकि मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका मिला, मैं एक नई बात बताता हूँ। ये आज भारतीय जनता पार्टी के पास गुड़गांव
और फरीदाबाद को छोड़ करके कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ये उधार के कैंडिडेट इन्होंने पहले लिए थे और उसी में अभी कोशिश इनकी जारी है। जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय सत्र पर ऐसा अपना मायने रखती है, जैसे आप अंबाला से लीजिए, कुमारी शैलजा जी, नवीन जिंदल जी, लगातार आप दूर तक जाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, अशोक तंवर जी, अभी बढ़ाना जी ने कांग्रेस को ज्वाइन करा, बढ़ाना जी, किरण चौधरी जी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी जी, हमारे पास है कुलदीप बिश्नोई जी। ये जो मैंने आपको कैंडिडेट गिनाए, ये इतने हैवीवेट कैंडिडेट है, इनके मुकाबले में ना कोई भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी और ना ये चलो जेजेपी का तो कोई मतलब है नहीं। इनके तो परिवार में से जो आदमी आएगा वो जरूर मुकाबला करेगा। नैना चौटाला जी आ सकती है कैंडिडेट इनकी, वो मुकाबला करेंगी। दिग्विजय सिंह खुद लड़े या दुष्यंत चौटाला लड़े, वो कैंडिडेट लोगों में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। बाकी इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास जितनी लंबी लिस्ट है कैंडिडेटों की, मैं आपको लंबी लिस्ट मैंने कुछ गिनाई भी है और मैं आगे भी बता सकता हूं, इतनी ना भारतीय जनता पार्टी के पास लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, ना ही जेजेपी के पास है। इसलिए कांग्रेस का तो इतिहास है और सबसे लंबे समय तक हमने शासन किया। अभी पीछे 10 साल तक हमने शासन किया है हरियाणा में भी और पूरे देश में भी, यूपीए 1 और यूपीए 2। ठीक है, अब जरा मसला तो कांग्रेस तो हर समय तैयार है। ठीक है, कांग्रेस हर समय तैयार है। एक छोटे से ब्रेक ले, फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का भी इस रुख जाने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और लगातार हम चर्चा मिशन 2019 की कर रहे हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं। भारत भूषण जी भी हमारे साथ हैं और अर्जुन सुडेल साहब भी हमारे साथ हैं। भारत भूषण जी, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से स्थितियां और परिस्थितियां हैं साहब, अब तो वीरेंद्र सिंह ने भी कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और भी कई ऐसे सांसद आपके मौजूदा हैं जिन्होंने पार्टी से या तो ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किसी और तरह की जिम्मेदारी में फिर बैठना चाहते हैं, या फिर वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर क्राइसिस किसी पार्टी में है उम्मीदवारों की तो वो बीजेपी ही है, क्योंकि मौजूदा एमपी कई ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सदस्यता है, हरियाणा प्रदेश में लाखों की सदस्यता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम सत्ता में पहली बार हरियाणा प्रदेश में आए या बहुत सालों बाद हम केंद्र की सत्ता में आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कैडर है, तो सेवा करने का, काम करने का, संगठन में काम करने का इतना पुराना सालों सालों का अनुभव है कि हमारे पास बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो बहुत सक्षम है, पढ़े लिखे हैं और निश्चित रूप से 10 की 10 विधान लोकसभाओं में हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं और एक नहीं 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो योग्य हैं और जो इच्छुक भी हैं। रही बात की कुछ जो हमारे सांसद थे पूर्व, वो अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ये एक अलग व्यक्तिगत मामला है कि कोई अपनी किसी मजबूरी के कारण, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य की हो, किसी कारण से नहीं लड़ना चाहते, तो वो एक राय पूछी जाती है और उसके बाद पैनल जब बनेगा तो उसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो भारतीय पार्टी जनता पार्टी के भारत भूषण जी, और भारतीय जनता पार्टी क्या 5 नगर निगम के चुनाव और जींद उपचुनाव के जो नतीजे आए साहब, क्या उसको देखकर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सांसद जिन्होंने कह दिया था वो नहीं लड़ेंगे, उनका भी मन डोल रहा है? क्योंकि रमेश कौशिक उन्हीं में से एक हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने कब कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, जींद का उपचुनाव अगर हमारे खिलाफ गया होता अब तो इस प्रकार से कोई समीकरण, कोई बात बनाने को विपक्ष के पास या किसी और के पास होती, लेकिन जींद का उपचुनाव तो जिस प्रकार से हम जीते हैं, जींद में हम कभी भी, अभी पिछली बार मात्र 1 सीट हमें मिली थी, उसके अलावा पर्टिकुलर जींद की सीट तो हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीत पाई थी। उसके कारण तो भारतीय जनता पार्टी में मैं कहूँ तो उत्साह बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ा है। तो उसके कारण से तो बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लोकसभा में और आने वाले विधानसभाओं के लिए सीटों के प्रत्याशी बन रहे हैं। इस प्रकार उसे जींद के परिणाम को अगर ले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशियों में तो बहुत बड़ा उत्साह है। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें तो देखने को जो होगा किस प्रकार से पैनल बनता है, किस व्यक्ति का भाग्य मिलता है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का। ठीक है, मैं एक बार अर्जुन सुडेल साहब के पास चलता हूँ। सुडेल साहब, पार्टी की जो जमीन खो गई थी वापस मिल रही है या अभी भी तलाश जारी है? देखिए ना, पहले कोई इस तरह जमीन खोई थी और एक उपचुनाव में और आम चुनाव में फर्क होता है। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हाथी की अभी हाल ही में रैली करी है कि
किस तरह से वहां पर लाखों की भीड़ जुटी थी। भीड़ वोट बैंक थोड़ी होता है साहब, भीड़ को वोटर समझते हैं क्या आप? देखिए कहीं ना कहीं भीड़ वोट बैंक भी होता है, वही लोग जो जिन लोगों भीड़ को सर, आपके साथ भीड़ सर साहब 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और भीड़ को किस तरीके से लाते हैं राजनीतिक दल, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। किसी तरह की भीड़ इस तरह से नहीं लाई गई थी। किस तरह के लालच दे करके भीड़ को इकट्ठा किया जाता है ताकि चुनावी रैली को सफल बताया जा सके, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है सर। कोई इस तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं। अगर भीड़ ही मापदंड होता चुनाव लड़ने का तो इलेक्शन नहीं होते। भीड़ ही अगर मापदंड होता तो इलेक्शन नहीं होते। भीड़ दिखा करके ही आप कह देते देखिए इतनी भीड़ आई है, सत्ता मेरी। ऐसा नहीं होता। चुनाव अलग होता है। और जहां कहीं मैंने बताया कि आंसी की रैली में कोई भीड़ इस तरह से नहीं जुटाएगी, लोग खुद चल करके खुद अपने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जींद उपचुनाव में जब आप लोग प्रचार कर रहे थे तो लोग नहीं आते थे? नहीं, जींद उपचुनाव में मैंने बताया ना कि वहां पर मुद्दे अलग होते हैं। वहां पर सरकार ने मुद्दे छोड़ दीजिए, मैं भीड़ की बात कर रहा हूँ। भीड़ आती थी नहीं या नहीं आती थी? भीड़ आती है, भीड़। हाँ तो फिर उस भीड़ ने आपको इतना वोट दिया कि जमानत नहीं बचा। देखिए वो मैंने आपको बताया कि वो मुद्दे अलग होते हैं। अरे साहब मैं तो भीड़ और वोटर की बात कर रहा हूँ। भीड़ और वोटर की बात कर रहा हूँ मैं भीड़ और वोटर की बात कर रहा हूं। अगर भीड़ वोटर है तो फिर आपकी जमानत बचनी चाहिए थी, आप तो जमानत नहीं बचा पाए। देखिए मैं साकेत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रैली अलग होती है, चुनाव अलग होता है। वही मैं कह रहा हूँ। आप शुरुआत में इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो भीड़ देखिए कितनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आ गई। अरे भीड़ कभी वोटर होता ही नहीं साहब। बोलिए। आपने ये कहा कि भाई आपने कहा आपकी जमीन खो गई है। मैंने आपको बताया कि जमीन नहीं खो गई है। जिस तरह से पहले हरियाणा प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थी, आगे भी इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर लोग चौटाला साहब को सुन रहे थे और सारे लोग। अर्जुन सुडेल साहब, जेजेपी ने आपके कार्यकर्ता छीन लिए, जेजेपी ने आपके नेता छीन लिए, जेजेपी ने आपके वोटर छीन लिए, बचा क्या है आपके पास? देखिए, ना जेजेपी ने हमारा कोई कार्यकर्ता छीना है, ना कोई वोटर छीना है। सिर्फ और सिर्फ वो स्वार्थी लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए अपने स्वार्थ के लिए जेजेपी में गए हैं। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्य पार्टी के साथ है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ है। दिलबाग नैन साहब, स्वार्थी हो गए आप लोग। जी मैं यही मेरे साथी से पूछना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि वो स्वार्थी लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्या? आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा साथी आईएलडी का ये कह रहा है कि लाखों की भीड़, उसका जवाब शायद आपने नहीं दिया। उसका जवाब मैं देता हूँ कि मंडी के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई भी एक मंडी ऐसी नहीं है कि मंडी का शेड ऐसा नहीं है जिस शेड के अंदर 10,000 से 12,000 से ज्यादा अगर वहां पे लोग आ सके। और 10-12 हजार की संख्या वाले लोगों को ये अगर लाखों की संख्या में बता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि भी इनका आगे आने वाला भविष्य ठीक है, क्योंकि भविष्य सारा इनका जींद उपचुनाव ने सारा नष्ट कर दिया। और जो रैली थी 10-12 हजार लोगों वाली, उसको लाखों में बदल के ना अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब चुनाव के अंदर भी कुछ नहीं इनके पास रहेगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी का साथी कह रहा था हमारे पास कैंडिडेट बहुत है। मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी को कि अगर ऑलरेडी कोई भी एमएलए, सिटिंग एमएलए या सिटिंग सांसद मना कर दे कि भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता या पार्टी उसको बदले, तो इसका मतलब ये समझे कि जनता उनको चाहती नहीं है, उन्होंने विकास नहीं किया, जनता का काम नहीं किया। अगर जनता का काम वो करेगा, जनता में वो जाएगा, तो वो उसको बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना तो उसको पार्टी बदलेगी, ना वो खुद चाहेगा कि भी मैं यहां से चेंज हूं। और बात रही है अपने कैंडिडेट की, बात करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इलेक्शन होने दो, अनाउंस होने दो लोकसभा का, ये तो राज्यपाल तक लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, कैंडिडेट नहीं है। कहीं से ये किसी उसको उतार देंगे, कलाकार को उतार देंगे, कहीं से किसी राज्यपाल को उतार देंगे। ये हाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को अब उम्मीद नहीं आगे आने वाले लोकसभा में उनकी सरकार आई। दिलबाग नैन साहब, चलिए एक काउंटर तो मैं चलिए इसका काउंटर भारत भूषण जी आप ही कर दीजिए। देखिए साकेत जी, मैं अपने मित्र
बालमुकुंद शर्मा जी को और नयन साहब के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। पहली बात तो बालमुकुंद शर्मा जी ने कही कि बड़े हैवी वेट कैंडिडेट इनके पास हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला जी, किरण जी, बिश्नोई जी। इतना हैवी वेट इन्होंने डाल दिया था चीन पर कि आपने देखा कि चीन में भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से कैंडिडेट को जनता ने जिता करके भेजा है और ये तीसरे नंबर पर जीत चले गए। मात्र 800 वोट से ये अपनी जमानत बचा पाए। ये सुपर हैवी वेट कैंडिडेट जो थे रणदीप सुरजेवाला जी को पूरी जनता भी करी थी, मीडिया भी कर रहा था, कांग्रेस तो कहती है। राष्ट्रीय स्तर के जो अपने आप को नेता कहते हैं और वो है भी कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता है, जब उनका जीवन में ये हासिल हुआ तो हमें समझ में नहीं आती कि 6 दड़ों में बटी हुई कांग्रेस किस प्रकार से बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी से कूद करके ऊपर से छलांग लगाकर आगे पहुंचने का प्रयास कर रही है। हमें तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। हम मानते हैं अगर वो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो 44-40 सीटों पर पिछली लोकसभा में सिमट करके आ गई और आज वो देश भर के सभी, चाहे वो किसी भी दल के हों, छोटे हों बड़े हों, उनको सबको इकट्ठा करके एक महागठबंधन प्रयास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी तो क्या आवश्यकता है आपको कि जो मुलायम सिंह जी, जो दूसरे पार्टी अजीत सिंह जी, सब जो आपको छोड़ करके भागे, जिन्होंने आपके साथ बिल्कुल ऐसा वैर रखा है पिछले चुनावों तक कि आंखों नहीं सुहाते थे, आज आप उनकी शरण में जाकर के चले गए। सेकंड नंबर पर आप जाकर के उनसे तालमेल करने को तैयार है। रह गई नयन साहब की बात, नयन साहब का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। मैं एक सांसद के अलावा, दुष्यंत जी के अलावा, ये नाम तो बताया कि कौन से इनके पास दूसरा कैंडिडेट है। ये इनेलो के कैंडिडेट को अपना बोले, इनेलो उन कैंडिडेट को अपना बोले, ये एक अलग समीकरण। ठीक है, बालमुकुंद जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। बालमुकुंद जी करिए। मैं, हमारे साथी हैं प्रवक्ता जवेल साहब, अब इनको जब पूरा तथ्यों का ही ज्ञान नहीं है। कांग्रेस, मैंने जो बात इनको बताई थी वो इसलिए बताई थी, शिथिलता की मैंने बात की थी। आज देश की आजादी को 72 साल हो गए। उस 72 साल में से 3/4 पार्ट में कांग्रेस ने शासन किया है और 1/3 पे 18 साल के शासन काल रहा है विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का। उसमें हमने जो 75% में शासन किया, 6 प्रधानमंत्री दिए हैं, यानी कि स्थायी तौरा, और इनका 1/3 में 8 प्रधानमंत्री अभी तक आ चुके हैं। हाँ, 1-1.5 साल का असर रहा है, कोई स्थायित्व नहीं दिया। मैं उस विषय पर जाना चाहता था कि अगर राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी तो स्थायित्व होगा सरकार में। वो भारतीय जनता पार्टी ने स्थान ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, इनको बल्कि मुबारकबाद दी मैंने। और दूसरा, कांग्रेस ने ये स्थायित्व के लिए मैंने बात की थी कि कांग्रेस ने आज 53-54 साल शासन किया है, केवल 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। और जो दूसरे दल हैं उन्होंने 18-19 साल शासन किया, उसमें 8 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। यानी कि स्थायित्व नहीं रहता, क्षेत्रीय पार्टियां बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर वो राष्ट्रीय पटल पर अपना योगदान देती है तो देश के लिए स्थायित्व में, देश के विकास में बड़ी अहम भूमिका रहेगी और अच्छा रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी का क्या स्टेटस आज ये है कि अगर दोनों राष्ट्रीय दल। ठीक है भारत भूषण जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र दिलबाग नयन जी कर रहे थे कि अगर आपकी पार्टी, आपके सांसदों ने काम किया होता तो फिर अपनी कुर्सी, वो पोजीशन, अपने वो टिकट छोड़ने की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना तो वो जनता के बीच गए, ना उन्होंने कोई काम किया, ना लोग उनसे खुश हैं। तो फिर इट्स बेटर कि वहाँ हार का मुंह देखे, इससे पहले सरेंडर कर दिया जाए। देखिए साकेत जी, हार और जीत का तो परिणाम जो है जनता के हाथ में है। जनता या परिणाम आएगा वो वाली भी तो बात नहीं है ना भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, 2014 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं भारत भूषण जी, 2014 में तो लोगों को ये नहीं पता था कि एमपी का कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से है कौन। उस समय तो बस ये था कि नरेंद्र मोदी को वोट करना है। पूरा हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी को वोट किया था, सांसद को वोट नहीं किया था। एक लहर थी जिस लहर में कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दोनों जगह मुख्य एक ही काम था, एक ही नारा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन लाने का काम करेंगे इस देश में, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर। नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और प्रदेश 2014 में आपका ये नारा नहीं था। 2014 में नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। 2014 में ये नारा था, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में ये नारा था साहब, और इसी नारे के साथ पूरा हिंदुस्तान हो गया और आपको बहुमत दे दिया सरकार बनाने के लिए। आज तो
बीच में जाकर के सुनिए, नारे लगते हैं कि नरेंद्र मोदी कमल निशान फिर मांगे है हिंदुस्तान। आज की तारीख में तो ये नारा हो गया। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन 2014 और 2019 में बहुत फर्क है साहब। ये तो एयर स्ट्राइक ने एक बार फिर से माहौल बना दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नहीं तो राफेल पर सवार होकर के कांग्रेस तो लेकर के डूब ही रही थी आप लोगों को। उसने भारतीय जनता पार्टी ने एयर स्ट्राइक नहीं किया है, ऑल द क्रेडिट गोज टू द इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स। लेकिन जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दिखाया है, आज तक बता दें कि कांग्रेस की सरकार में कभी कोई इस प्रकार से घटना हुई हो, इस प्रकार से भारत पर आक्रमण हुआ हो और उन्होंने कभी जवाबी कार्रवाई की है। एक ही प्रश्न आता है, 26/11 के बाद इतनी बड़ी घटना हुई थी तब कांग्रेस की सरकार ने कौन सा बदला ले लिया था। तो उस बात पे मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, तो फिर कहेंगे उस मामले पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धियों के आधार पर कहता हूँ, जितना विकास का काम, जितना जनहित की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लागू हुई है, आयुष्मान योजना का उदाहरण होगा, विश्व की सबसे बड़ी योजना अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। 6 करोड़ गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे देना कभी सोचा नहीं था। महात्मा गांधी जी का सपना इस देश में स्वच्छता लाने का जो काम है वो घर घर में अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको आंदोलन बनाया, जिसका परिणाम ये नहीं है खाली देश स्वच्छ हो रहा है, देश स्वच्छ होने का साथ साथ देश स्वस्थ भी हो रहा है और स्वस्थ मस्तिष्क में एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है, स्वस्थ मानसिकता का निर्माण होता है। देश ऐसी तरफ बढ़ रहा है कि जहाँ पे वो हर क्षेत्र में, चाहे वो ठीक है, बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाल मुकुंद जी जी, मैं बिल्कुल मैं अपने साथी प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि ये 26/11 पे बदला ले लिया, ये ले लिया, इस तरीके की राजनीति करने की बजाय पिछले 5 साल से विकास की बात करे थे, आज विकास गायब है। कांग्रेस ने तो श्रीमान जी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को 2 लोगों में बांट करके उनके 96,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस ने तो उनके 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, जो आज तक उनके दिल में मर्रम है, वो आज तक भी वो 30 पाकिस्तान के दिल में है। आप राजनीतिकरण ना किए इसका, ना इस पे बात करनी चाहिए आप लोगों को। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संख्या बताते हैं, आज तक सरकार ने संख्या नहीं बताई, आज तक सेना ने संख्या नहीं बताई, आपके लोग राजनीति करते हैं। चलो खैर हम नहीं जाते उस बात पे, ये जो सेना का पराक्रम हम उसको सलाम करते हैं, उसको सल्यूट करते हैं। आप आइए मुद्दों पर। ये साकेत जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले 4.5-5 साल में जिन मुद्दों को लेकर के ये पहली सरकार में आए, एक भी मुद्दा आज नहीं है, सारे गायब हो गए। गाय बजाय एक ये एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, सेना का राजनीतिकरण करने लग रहे हैं लोग। आप ये बताइए, आपने रोजगार पे क्या किया, बढ़ती बेरोजगारी को ठीक करने के लिए आपने क्या किया, बढ़ती जीडीपी के लिए आपने क्या किया, आपने उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, किसानों का कर्जा माफ करने आते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपए देंगे, वो भी 500 रुपए माहवार, 17 रुपए रोज के। आप तो फैसले लेते हुए कुछ अपना मानसिक संतुलन तो ठीक रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से सर्वविदित है कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, वो आपने काम किया है। इसी जंग का नुमाइश पैदा करके आपने 28,000 करोड़ रुपए का गमन कर दिया, RY से निकलवा दिए, 5 देश के एयरपोर्ट आपने अडानी को सौंप दिए। आप चाहते क्या इस देश से? आप ये जो गैस सिलेंडर की बात करें श्रीमान जी, जिसको सिलेंडर मिला है मिलने के बाद दोबारा भरवाया नहीं गया है। आप जमीनी सतह पर जाकर के बात कीजिए, कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई थी उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ठीक है, बाल मुकुंद जी का जवाब ले लेते हैं जरा। जो प्रधानमंत्री बाल मुकुंद जी जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल। यूपीए टीम धन्यवाद। 10 साल की सरकार के कार्यकाल में मात्र आपने 44,000 नौकरियां दी सरकारी प्रदेश की नवयुवकों को। हमने आज का डाटा बताता हूँ, आज तक 61,000 नौकरियां सरकारी दी है और इसके अलावा 49,250 सक्षम योजना के अंतर्गत दी है और 1,80,000 जो भारत भूषण साहब अभी जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं साहब, भारत भूषण जी, अभी जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उसमें भारत भूषण जी 7.2% यानी कि सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है बेरोजगारी का आंकड़ा, बेरोजगारी का दर। तो इस पर आप बेरोजगारी के लिहाज से आप ढक नहीं पाएंगे। लेकिन मैं पंचकुला का रुख करता हूं। ठीक है सर, एक सेकंड भारत भूषण जी, बहुत देर से दिलबाग जी को हमने चर्चा में नहीं जोड़ा। दिलबाग जी के पास चलेंगे। दिलबाग नयन साहब,
ठीक है भारत भूषण जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। दिलबाग नैन साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। विधानसभा दिलबाग जी, मेरा सवाल पहले सुनिए। विधानसभा में तो हो सकते हैं आपके अपने एजेंडे हों, मुद्दे हों, लेकिन सर लोकसभा में आपका मैनिफेस्टो क्या होगा सर? ना तो आप सरकार बना ही नहीं पाएंगे, सरकार बनाने वाली स्थिति तो होती ही नहीं है। आप किस मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे, क्या कर लेंगे साहब आप? देख, जो हमारा मैनिफेस्टो पूरा करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। जो मैनिफेस्टो हम रखेंगे लोकसभा के लिए और जो हमारा मैनिफेस्टो पूरा करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। मतलब आप क्योंकि देश ने 10 साल कांग्रेस का राज देख लिया, मतलब अभी 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देख लिया। भी जा सकते हैं और आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। पार्टियों से, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। और देश की जनता चाहती है दिलबाग नैन जी, तीसरा विकल्प अगर आगे आता है और उसमें कोई अच्छा नहीं दिलबाग नैन जी, तो हम उसके साथ जाएंगे। नहीं दिलबाग नैन जी, ये बताइए मुझे, आप यानी कि कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं और बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं? तीसरा विकल्प मैंने अभी बोला, कोई तीसरा विकल्प ना, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। कोई तीसरा विकल्प जो देश के लिए काम करेगा, आपने जो जनता के लिए काम करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। अपने जवाब में कहा कि जो आपके मैनिफेस्टो को पूरा कर रहा होगा हम उसके साथ जाएंगे। तो अगर आपके मैनिफेस्टो अगर तीसरा विकल्प नहीं कर रहा होगा तो फिर क्यों तीसरा विकल्प? अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 15 साल देख लिया जनता ने। दिलबाग नैन साहब, दिक्कत यही है, एक मतदाता के नाते मैं ये सोचूंगा कि तीसरा विकल्प बनेगा, वो सत्ता में आएगा तो मैं इनको वोट दूं, इसलिए क्योंकि तीसरा विकल्प बनेगा। अरे साहब, मैं क्यों वोट दूंगा आपको? मैं सीधे राष्ट्रीय पार्टी के पास जाऊंगा जहां पर मुझे लगता है कि इनकी सरकार बन सकती है। मैं बताता हूं आप संभावनाओं के खातिर मैं थोड़ा वेट करूंगा। वोट देंगे कि एक क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे, एक क्षेत्रीय जो काम है वो हम करवाएंगे। आपकी ना तो सरकार बनेगी, फिर आप क्या काम करवा लेंगे? सांसद निधि कोष से आप कितना विकास करवा देंगे? संसद में आवाज उठाकर आप कितना बदलाव ला देंगे? भारत भूषण जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार अब कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और आप लोग भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है तारीखों का ऐलान हो जाए। हेलो, तो ऐसे में फोन कट गया भाई, करी कॉल। भारत भूषण जी, क्या प्रश्न आपका? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जो 2014 के मैनिफेस्टो था साहब, उसमें 370 भी था साहब, उसमें राम मंदिर भी था साहब, इन सारे मसलों का जवाब क्या देंगे साहब? क्योंकि राम मंदिर तो तब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला था, अब भी है। 370 पर आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, फिर अलग होकर के फिर आपने राष्ट्रपति शासन भी वहां लागू करा दिया। 35A का भी मुद्दा है, इस पर भी तो जवाब मांगा जाएगा आपसे। बिल्कुल साकेत जी, जो आपने दो ही मुद्दे उठाए हैं, श्री राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा और धारा 370 को हटाने का मुद्दा। श्री राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने पहले डिसीजन दिया था, ये निर्णय दिया था कि दोनों जो पक्ष हैं वो आपस में बैठकर इसके समाधान निकालने का प्रयास करें। और आज भी आपने देखा होगा इसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय ने बल्कि गठन भी कर दिया, न्यायाधीश नियुक्त कर दिए कि एक बार बैठ करके प्रयास करके इसको निपटाया जाए तो लोकतंत्र के और इस देश की जनता के और इस देश में चलिए ठीक है, बनाए रखा जाए। ठीक है, इसका तो जवाब आपको देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो तैयारियां अपनी तरीके से लगातार जारी हैं और इन तैयारियों में सिरे इन तैयारियों को कौन चढ़ा पाता है ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।